अगर आपने भी अभी नया नया एडमिशन लिया है बीएससी एग्रीकल्चर में, तो आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और उनके आंसर किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो मैं लाया हूँ आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर 2021-22, जो इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री का है। इसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिलते हैं 50। आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, बी और सी। तो सेक्शन ए में आपको प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 50 मिलती है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, पशुओं को चिन्हित करने के लाभ लिखिए। पशुओं को चिन्हित करने के लाभ जो भी हैं उन्हें आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, फिटकरी क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो इसमें आपको पहला पॉइंट फिटकरी की परिभाषा और दूसरा पॉइंट उसके उपयोग लिखने हैं। इन दोनों में आपको एक एक नंबर मिलेगा, टोटल 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का महत्व। इसका भी आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, साइलेज क्या है। तो इसमें सिर्फ आपको साइलेज की परिभाषा लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के इतने लंबे आंसर लिख देते हैं। जब उन्हें 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन लिखने होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं बचता है। अब जैसा अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती की परिभाषा एवं लाभ लिखिए। इसमें आपको परिभाषा और लाभ दोनों लिखने, क्योंकि 1 नंबर परिभाषा के और 1 नंबर लाभ के मिलेंगे। तो सेक्शन ए में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने थे। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्द में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, बकरी के बच्चे के आहार का वर्णन कीजिए। बकरियों के बच्चों के आहार में हरा चारा 15%, सूखा चारा 65% और अनाज 20% होना चाहिए। प्रत्येक आयु की बकरियों को अलग अलग समय में हरा चारा, सूखा चारा और अनाज की ज़रूरत होती है। इसका आंसर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसका आंसर आपको और भी बड़ा लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटे चारे एवं दाने में अंतर लिखिए। तो इसमें आपको मोटे चारे और दाने में कम से कम 10-10 अंतर लिखने होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्मीना से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो पश्मीना नाम एक फारसी शब्द पश्म से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक रीतिबद्ध तरीके से ऊन की बुनाई। पश्मीना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊन हिमालय से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले कश्मीरी बकरी की एक विशेष नस्ल से प्राप्त होता है। कश्मीर के 15वीं शताब्दी के शासक जैन उल आबदीन को कश्मीर में ऊन उद्योग का संस्थापक कहा जाता है। पहले के समय में यह केवल राजाओं और रानियों द्वारा ही पहना जाता था और इस प्रकार यह शाही महत्व का प्रतीक था। पश्मीना की बुनाई की कला कश्मीर राज्य में पीढ़ी से पीढ़ियों तक विरासत के रूप में चलती आई है। एक अच्छी पश्मीना शॉल की कताई, बुनाई और कढ़ाई बनाने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। पश्मीना शॉल फाइबर जैसे बहुत ही अच्छे रेशम से तैयार की गई उच्चतम गुणवत्ता वाली शॉल है। साल की गर्मी, नरमी और कुछ हद तक उसके रंग के द्वारा एक शुद्ध पश्मीना को पहचाना जा सकता है। पश्मीना शॉल का सबसे अच्छा प्राकृतिक क्रीमी रंग है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधियाकरण की विधियों के नाम लिखिए तथा रक्त विहीन बंधियाकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। जैसा कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बंधियाकरण का नाम लिखकर उसके बारे में 2-3 लाइन लिखने होंगे। और जो रक्त विहीन बंधियाकरण है उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना होगा। अब देख लेते हैं सेक्शन सी, जिसमें आपको लगभग 500 शब्दों में उत्तर लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न के आपको 10 अंक मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हे की परिभाषा लिखिए, अच्छे हे के गुण लिखिए तथा हे बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। हे बनाने के लिए फसल की कटाई उचित अवस्था पर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे फसल जो पकने की अवस्था में पहुंच रही होते हैं और
पौधे कड़े एवं शुष्क हो जाते हैं, उनमें रेशेदार तत्व की मात्रा अधिक होती है और पाचनशीलता घट जाती है एवं पोषक तत्वों का स्तर भी कम हो जाता है। इसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में काटी गई नई फसलें हे बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इस अवस्था में नमी अधिक होने के कारण सुखाना कठिन होता है। इसी अवस्था में पौधों में निहित पोषक तत्वों की मात्रा एवं अनुपात भी अच्छी नहीं रहती। मक्का, ज्वार आदि फसलों के तने ठोस एवं कठोर होते हैं, परंतु पत्तियां चपटी एवं पतली होती है। इसे सुखाने पर तने देर से सूखते हैं एवं पत्ती सूखकर झड़ने लगती है। ऐसी फसलों में तनों को लकड़ी के रोलर अथवा हथौड़ी की सहायता से दबाकर तोड़ना अच्छा रहता है। ऐसा करने से तनों में दरारें पड़ जाती हैं व सूखने की प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। इस प्रकार पत्तियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि सूखने पर ऐसी पत्तियां झड़ जाती है। चारे की समस्त फसलों में अन्य भागों की अपेक्षा पत्तियों में प्रोटीन की मात्रा अधिक रहती है, अतः हे बनाने में पत्तियों को कम से कम क्षति पहुंचती है। इसमें अगला टॉपिक लिखेंगे फसल की किस्म। चारे की वह समस्त फसलें जिन्हें हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जा सकता है, वे हे बनाने के लिए उपयुक्त हैं। इनमें से कुछ सर्वाधिक उपयुक्त आसानी से हैं। हे बनाने वाली किस्म निम्नानुसार हैं। फलीदार फसलें जैसे रिजिका, बरसीम, लोबिया, सेम। दाने वाली फसलों में आते हैं जई, बाजरा, ज्वार। और चारा फसलें में आती हैं अंजन, नेपियर, दीनानाथ आदि। तीसरा पॉइंट लिखेंगे चारे की कटाई। हे बनाने के लिए उपयुक्त चारे की किस्मों को उचित अवस्था में काटना चाहिए। सामान्य रूप से फलीदार फसलों को पुष्प अवस्था के प्रारंभ से ही लेकर मध्य तक काटना चाहिए। बरसीम को पुष्प अवस्था के प्रारंभ में काटना चाहिए। रिजिका को मध्य पुष्प अवस्था में काटा जाना चाहिए। दाने वाली फसल को पुष्प अवस्था के प्रारंभ में काटना चाहिए। चारे की घास किस्मों को पूर्ण पुष्पावस्था से पहले काटी जानी चाहिए। संकर नेपियर की कटाई उस समय करें जब पौधे की ऊंचाई 1 मीटर हो जाए। अगला पॉइंट है कटाई का समय। चारा फसल की कटाई उपयुक्त समय किस्मों को ध्यान में रखते हुए तब करें जब उसे स्वाभाविक रूप से सिंचाई की आवश्यकता हो। इस समय पौधे में आर्द्रता कम होने के कारण इन्हें सुखाना कठिन नहीं होता। इसी में अगला पॉइंट देख लेते हैं सुखाने की विधि। कटाई के बाद पौधे को चारा काटने की मशीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए, जिससे सुखाने में सरलता होती है। इस प्रकार काटे गए चारे पतली परतों में छायादार स्थान में फैलाकर सुखाना चाहिए। सूर्य की सीधी किरणों से सुखाने से हरा रंग नष्ट हो जाता है एवं पौष्टिकता घट जाती है। दिन के समय इसे सुखाते हुए हर 4 घंटे में पलटना चाहिए, जिससे नीचे का गीला चारा ऊपर आकर सूख जाए। तो अगला क्वेश्चन है पशुशाला बनाते समय आप किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। पशुओं की मुंह से मुंह तथा पूंछ से पूंछ पशुशाला का वर्णन कीजिए तथा इनके लाभ एवं हानि लिखिए। तो गौशाला का स्थान समतल तथा बाकी जगह से कुछ उठा होना आवश्यक है, ताकि बारिश का पानी, मलमूत्र तथा नालियों का पानी इत्यादि आसानी से बाहर निकल सके। यदि गहरे स्थान पर गौशाला बनाई जाती है तो इसके चारों ओर पानी तथा गंदगी एकत्रित होती रहती है, जिससे गौशाला में बदबू रहती है। गौशाला के स्थान पर सूर्य के प्रकाश का होना भी आवश्यक है। मैंने तो इसका आंसर शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसका भी आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में लिखना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एग्रीकल्चर में किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके और दोस्त जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी वीडियो शेयर कीजिए।